हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चा लोग का, आप सभी स्टूडेंट्स का। आज के इस सेशन में हम 10 साल से भी ज्यादा यानी 2014 से लेकर 2025 तक के एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आए हैं सबको डिस्कस करेंगे। मेरे सामने, आपके सामने ये जो एक्सेल शीट बनी हुई है, ये मैंने अभी अभी प्रिपेयर की है। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज कैटेगराइज्ड हैं। 9 थीम्स मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में सिलेक्ट किए हैं खुद से, और इन 9 थीम्स के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है, जिसमें ईयर वाइज कैटेगराइजेशन भी है। यानी अगर किसी टॉपिक में, जैसे इकोसिस्टम में, जो पहले क्वेश्चन आया वो पहले दिखेगा, जो बाद में आया वो बाद में दिखेगा। इससे मैं आपको पूरा इवोल्यूशन भी बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। और इस सेशन के आखिर में, यानी कि इस एक्सेल शीट के लास्ट में, कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं। रैपिड रिवीजन के कुछ 12 टॉपिक्स भी हैं, तो कुछ टॉपिक्स भी हैं जो आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ओवरऑल यूपीएससी के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस सेशन में। मैं हूं वीनस अवतानी, और मुझे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा। आप में से बहुत से बच्चा लोग मुझसे पढ़े भी होंगे। और अगर आप ऐसे सेशंस के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन प्लस ऐसे सेशंस के पीडीएफ, क्योंकि यही एक्सेल शीट में पीडीएफ के फॉर्म में आपके लिए शेयर कर दूंगी, अगर आप ये सब एक्सेस करना चाहते हो तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, तो उसको आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, और देखते हैं हम क्या टेक अवे ले सकते हैं बेसिकली, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मुझे तो मिली है। डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिया है, थीम लिया है, दैट इज इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के बेसिक्स। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो आपको एनसीईआरटी, आपकी जो क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, वहां पर ये आपको मिल जाता है इसका पूरा कंटेंट। एंड इस क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के यूनिट से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, तो आप मतलब इजिली यहाँ इसको कर पाओगे। बट वही बात होती है कि बच्चे इसको करते नहीं एनसीईआरटी वगैरह को, और सीधा स्टैंडर्ड मटेरियल पर पहुंच जाते हैं, फिर बेसिक्स क्लियर नहीं होते। बट आप देखोगे कि इसके क्वेश्चन आए हैं, 2-3 ही आए हैं, लेकिन हाँ आए हैं पिछले 10-12 साल में। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन वगैरह पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अब ध्यान से देखिएगा चेंज कैसे आता है यहाँ पर। ये 2011 बेसिकली, देखो 2015 में ये क्वेश्चन आया, राइट? मतलब बहुत पहले आया है। अब ऐसे जो कंसेप्ट हैं, जैसे सबसे पहले तो स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है? किसी एनिमल की पर्टिकुलर प्रजाति, उसको स्पीशीज बोलते हैं। जैसे इंसान की होमोसैपियन अकेली स्पीशीज बची है। ऐसे ही फिर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी सारी स्पीशीज को अगर मैं जोड़ दूं, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, तो हम बोलते हैं 3000 से ज्यादा है। एक टाइम पर 1411 ही बची थी, है ना? तो ये क्या हुआ? पॉपुलेशन हुई। पॉपुलेशन कितनी है, हम यही तो बोलते हैं। इसके साथ साथ एक होता है कम्युनिटी, यानी कि पॉपुलेशन के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर दूसरी स्पीशीज भी ऐड करती हूँ तो वो कम्युनिटी हो जाती है। ऐसे ही फिर यहाँ पर और भी कंसेप्ट आते हैं, इकोलॉजी मतलब, तो इकोसिस्टम भी आता है। तो इकोसिस्टम में आप देखोगे कि ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी अगर एनवायरनमेंट के साथ, यानी बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एक साथ मिलकर रह रहे हो, उसको आप इकोसिस्टम डिफाइन करते हो। बहुत बेसिक चीज है, अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे, चीजों को लगातार पढ़ते रहोगे, तो ये क्वेश्चन हो जाना था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, ये 2015 में पूछा है। ऑब्वियसली इसके बाद चीजें थोड़ी सी टफ होंगी, जिसको हम देखेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 2017 का। स्टैंडर्ड क्राइटेरियन किस चीज का है? अरे ऑब्वियसली पोल्यूशन ऐसे का है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन कौन डिमांड करता है? जीता जाता जानवर। अगर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी कि बायोलॉजिकल पोल्यूशन जो है एक तरीके से वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोल्यूशन के ऐसे के बारे में यहाँ पर हमें पता चल रहा है ओवरऑल की पोल्यूशन कितना है, उसके मैट्रिक्स के हिसाब से दोनों टर्म्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी एंड सीओडी, हम इसी वजह से यूज करते हैं। अगर बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया, नहीं बढ़े तो हम देखते हैं कि पोल्यूशन। ये आपको करंट से भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स वगैरह से भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा। अब देखो 2025 में लेटेस्ट में फिर क्या पूछा है। वैसे तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ पुट करूं, तो मैंने इसलिए इसको इकोसिस्टम में ही पुट किया है आपसे डिस्कस करने के लिए, और थोड़ा बहुत इससे लिंक है। तो यहाँ पर देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लैनेट अर्थ के एस्पेक्ट में, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस, यानी रेन फॉरेस्ट ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं या फिर ओशन ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये टिपिकल ज्योग्राफी वाला मतलब आपको मिल जाएगा। अब आप देखो धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, 3 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपके पास। कंसेप्चुअली चीजें ज्यादा आ रही हैं, थोड़ा बहुत तो फैक्चुअली भी इधर उधर की चीजों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल में मिले ना मिले ये सब कुछ, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, ये आपसे पूछा है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये आपसे पूछा था, इसका करेक्ट बेसिकली बी है, 2 ओनली। बट पॉइंट इसका ये नहीं है कि क्या सही है, पॉइंट क्या है कि अब वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लिंक कर रहे हैं।
और ध्यान से देखिएगा, ये आपको कंपेयर करवा रहा है अलग अलग हमारे यहाँ अर्थ पर जो कम्युनिटीज हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, उन्हीं को कंपेयर करवा रहा है। कौन ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? क्या मरीन फाइटोप्लैंक्टन 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दे रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड वाटर सरफेस जो होता है, इसमें ज्यादा यहाँ पर हायर ऑक्सीजन होती है, या फिर एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा ऑक्सीजन होती है? सो दिस इज टिपिकल क्वेश्चन, जहां आपको अगर डेप्थ में बहुत सारी चीजें नहीं पता, अगर आप हिंदू को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्टिकल्स को रेफर नहीं कर रहे हो, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप इसको गलत करोगे। दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको 3 में से 1-2 नहीं आते हैं स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप 50% इफ यू आर श्योर, तभी अटेम्प्ट करना चाहिए। बट बाकी आप थीम पर चलते हैं। अब देखो बायोडाइवर्सिटी वगैरह आ गया है, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले तो आप देखो की फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स पूछा है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स एक ही चीज है, ऐसी चीज है जब आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहीं से भी पढ़ोगे, है ना, अगर थोड़ा भी आपका सोर्स ठीक ठाक है, तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स तो उस पर आएगा ही आएगा। यानी कि ये तो डेफिनेटली आप पता कर सकते थे, है ना। क्या की फीचर्स रहेंगे? तीनों ही, स्पीशीज रिचनेस भी, एंडेमिज्म भी और थ्रेट परसेप्शन भी। इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं? इंडिया 4 हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है प्राइमरली। मैंने बोला ऐसा नहीं कि चारों इंडिया में ही है और मतलब वो एक्सक्लूसिव इंडिया के, ऐसा नहीं है ना। तो ये वेस्टर्न घाट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज हैं, सुंडा वाला रीजन भी थोड़ा सा इंडिया में एक्सटेंड करता है, तो वो वाला भी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना जाता है। बट एनीवेज, ये आप समझ रहे होगे कि ये शुरुआत है 2015 के आसपास, इस टाइप से पूछ रहे हैं। फिर थोड़ा सा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पूछ लिया, 2002 में ये आया था, तो ऑब्वियसली 14वीं 15वीं एनिवर्सरी आई, उस टाइम पे इसको पूछ लिया कि क्या है इसका बायोलॉजिकल। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, एज इट इज किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप इनको पढ़ते हो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कभी भी आप रिवाइज करोगे, तो ये 3 स्टेटमेंट्स इस एक्ट के, और 3 अथॉरिटीज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, है ना, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, नॉट अथॉरिटी, सॉरी, एंड डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी कमिटी, है ना। डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी कमिटी लोकल लेवल पे वो रजिस्टर वगैरह बनाने में हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑब्वियसली पॉलिसीज वगैरह में करते हैं, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आपका एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। तो मैं तो इसको ऐसे रट्टा मारती थी, एबीसी, नेशनल लेवल पे अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटी, है ना। तो ये किसी भी आप, अगर आप स्टैंडर्ड रेफरेंस को देखोगे, तो ये आएगा ही आएगा। सो दैट हैज टू बी नोन बाय यू। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ वगैरह में आप देखो, आप क्योंकि हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं बेसिकली, तो टॉर्टोइज के बारे में पूछ दिया कि क्या टॉर्टोइज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है या नहीं आता, है ना। और अगर शेड्यूल 1 में आता है, तो इसकी मतलब क्या है? मतलब बेसिकली टॉर्टोइज के बारे में तो नहीं पूछ रहे, शेड्यूल 1 के बारे में पूछ रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। इस सेम क्वेश्चन को मैं इन्वायरमेंटल जो हमारे एक्ट्स हैं, जो गवर्नेंस वाला पार्ट है जो आगे आएगा, उसमें भी पूछ सकती हूँ, बिकॉज अगेन दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज इसका एक्ट का तो अमेंडमेंट भी हुआ है। बड़ा मोटा मोटा देख पा रहे हो, बायोडाइवर्सिटी पर फोकस तो वो कर रहे हैं, स्पीशीज पर स्पेशली आगे जाके वो बहुत फोकस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या। और स्पीशीज में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है, बहुत स्मार्टली कर रहे हैं, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे रेड सैंडर्स है, अब इसका लिंक कहां से मिलना था? इसका हिंट मिलना था आपको हिंदू न्यूज़पेपर से, क्योंकि जब मैं 2000, देखो मैं बहुत पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, 2017-18 में भी मैं पढ़ती थी, तो मैं ऑफन ये पढ़ती थी कि रेड सैंडर्स की डिफोरेस्टेशन हो रही है। आज भी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली गई नहीं है। हाँ, अब ये है कि अब थोड़ा सा कंट्रोल में है ना। तो कहां पर एंडेमिक है, ये अगर आप थोड़ा सा भी जानते थे इन्वायरमेंट, तो आपको पता होगा ईस्टर्न घाट्स में। अब इसके आगे आपको रेड सैंडर्स के बारे में प्रिपेयर करना है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और आईयूसीएन स्टेटस के साथ साथ क्या ये साइटीज में तो आता है, मैंने सुना है, बट साइटीज में भी एग्जैक्टली कितना एक्सपोर्ट हम इंडिया से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका ये सब थोड़ा बहुत आपको जानना रहेगा, क्योंकि रक्त चंदन की बात हो रही है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहता है। इसके साथ साथ रामसर साइट्स, देखो एक टाइम पर यूपीएससी क्या करता था, 2021-22 तक रामसर साइट्स एज इट इज पूछ लेता था कि इनमें से कौन सी रामसर साइट्स है ये बताओ, या फिर कौन सी रामसर साइट्स डिक्लेयर हुए, तो बच्चे रट के जाते थे, चिल्का लेक, केवला देव घना, लोकतक, वुलर, ये सब रट के जाते थे बच्चा, यहाँ ये रामसर साइट्स हैं। इनमें से जो केवला देव घना है, दैट इज ऑल्सो इन मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, है ना। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन यानी कि बहुत ज्यादा खतरे में है ये। और कुछ साल पहले ऐसा भी हुआ था कि यहाँ केवला देव घना की जो बर्ड स्पीशीज थी, वो बॉट्यूलिज्म की वजह से मर रही थी। दैट्स अ कंडीशन। बहरहाल बायोडिवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड साइट्स आर रिलेटेड, और जो इंटरनेशनल ऐसे जो कन्वेंशन है, रामसर साइट वगैरह 1971 ईरान में बना, रामसर सिटी में, और क्या इसका वेटलैंड्स वगैरह का कंजर्वेशन, वेटलैंड्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। बट हाँ, ये भी आप डूबल था, ये भी कर सकते थे। अब देखना धीरे धीरे चेंज कैसे आ रहा है, कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, उसको हम देख पाएंगे। जैसे अब आपसे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, अब कूनो नेशनल पार्क ऑब्वियसली चीता की वजह से बहुत साल से न्यूज में चल रहा है, चीता
वगैरह, कूनो पालपुर। और उसी टाइम पर मेरे ख्याल से ये जब 2019 में पूछा, उसी टाइम के आसपास इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर भी किया था, एज फार एज आई कुड रिमेम्बर। नामदफा नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है, मतलब बेसिकली मैच, ये इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये आपसे पूछा है। सो ओवरऑल देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज वो पूछ रहे हैं, है ना, तो प्रोटेक्टेड एरियाज प्रिपेयर करने हैं, स्पेशली जो न्यूज में है वो ज्यादा करने हैं, और स्पेशली जहां पर कुछ स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, जैसे नामदफा, यहाँ पर नामदफा वो फ्लाइंग स्क्विरल है। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में भी पूछा जा चुका है, और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऐसी चीजें तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। अब जैसे क्लाउडेड लेपर्ड, बच्चा इसमें टिक कर सकता है, सोच सकता है नहीं नहीं क्लाउडेड लेपर्ड कहीं हिमालय तरफ होगा, कहीं उत्तराखंड तरफ होगा, दैट विल अगेन गेट रॉन्ग, है ना। तो इस टाइप की चीजें हमें देखनी ही देखनी है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी, अब देखो एक साल एक्ट पूछा, अब एक साल अथॉरिटी पूछी, तो मैंने आपको बताया था अथॉरिटी पूछ ली गई। और इसका भी आंसर आप देख ही सकते हो फिर उस हिसाब से कि क्या इसका आंसर है। ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, अब अगेन प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, टाइगर के बारे में और बहुत सारे इनिशिएटिव, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइगर इज अ की स्टोन स्पीशीज, है ना। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको एडमिनिस्टर करता है, ऑब्वियसली 1973 में आया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1990s में आया, टाइगर 1970s में आया। अब दोनों को मर्ज करके इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स नाम का प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है, शफलिंग होती रहती है, बट हाँ ये इतना आपको ध्यान रखना है कि अब ये नए प्रोजेक्ट में दोनों प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट आ चुके हैं। दोनों का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट है, वो भी पता होना चाहिए। बट हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है एनटीसीए, ये बनी कब थी, अर्ली 2000s में, लेकिन किसके थ्रू, पावर के थ्रू बनी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे पावर दी गई थी। दैट्स व्हाई एनटीसीए शुरुआत से जब से बनी है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। तो ये यहां तक भी कर सकते थे। देखो मुझे लग रहा है ना कि अभी तक यूपीएससी ने बिल्कुल एस्पिरेंट्स का जीना मुश्किल अभी तक नहीं किया है, मतलब स्पीशीज वाले पार्ट में स्पेसिफिकली इतना डिफिकल्ट नहीं आया। जैसे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड और गैंगस रिवर डॉग, अगर आप प्रीलिम्स के पहले सारी स्पीशीज, बिकॉज ऐसे पहले होता था, मैं करती थी प्रीलिम्स के पहले कि ऐसी सारी स्पीशीज उठा लेते थे। अब उन सारी स्पीशीज का आईयूसीएन स्टेटस, मतलब सारी तो क्या, मेजर मेजर, जैसे ये सारी मेजर मेजर है, इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो कि वेल नोन नहीं है। इन सब के बारे में न्यूज में कभी ना कभी आता रहता है, और सब इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए तीनों। तो इनका आईयूसीएन स्टेटस तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर डी है, बट हाँ अगली बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इसी में या तो कुछ चेंज कर देंगे, या तो फिर किसी और लेसर नोन स्पीशीज, आप थोड़ा लेसर नोन स्पीशीज पर वो पूछने लगे, वो स्पीशीज जो कि न्यूज में आएंगे तो सही, लेकिन आप मिस कर दोगे, ये क्या आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। लेकिन पहले तक तो देखो, अभी तक भी 2022 तक भी इतना डिफिकल्ट स्पीशीज वाला पार्ट स्पेसिफिकली नहीं हुआ। अब देखो दोबारा से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, मतलब एक ही एक्ट के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, अलग अलग तरीके से, इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, बट दे आर आस्किंग अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अलॉट। और अब इस बार देखो, अब एक कैंपा पे आ गया, क्योंकि कैंपा बेसिकली 2016 से बहुत ज्यादा ऑपरेशनलाइज होने लगा था इफेक्टिवली, तो इसकी भी कुछ एनिवर्सरी वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में इसको पूछा गया होगा, आने वाली होगी। तो कैंपा में अब सवाल तो बेसिक ही है कि कब बना, किसके थ्रू बना, कौन से एक्ट के थ्रू बना, है ना। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो बहुत पहले का है, उसके बाद कैंपा का तो अलग से एक लेजिस्लेशन आया। तो कैंपा मतलब कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में तो फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करने की बात थी, है ना। बहुत कंसेप्चुअली, बहुत स्मार्टली आपसे 2024 में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडमली पूछा है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखो, तो यहाँ फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया था। ब्रिटिश टाइम पीरियड से एक फॉरेस्ट होते थे रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि रिजर्व रखे जाते थे गवर्नमेंट के लिए, है ना। एक होते थे प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी वो फॉरेस्ट जहां पर आप, तो एक कॉमन इंसान जाके टिम्बर वगैरह कलेक्ट कर सकता है, ऐसी चीजें कर सकता है, लेकिन परमिशन के साथ, है ना। तो ये पूरे कैटेगराइजेशन में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात नहीं की गई, ये कंसेप्ट ही बहुत लेट आया है एक्चुअली, तो इसलिए ये तो आना नहीं था। बट आप देख ही रहे हो कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। बट जितना एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। और आप तो बहुत लंबी लंबी 700-800 पेजेस की पीडीएफ पढ़ते होगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हाँ यू हैव टू बी वेरी रूटेड इन बेसिक्स, ये जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे ये एक पर्टिकुलर एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके सारे एस्पेक्ट्स आपको रटे होने चाहिए, कहीं से आप पढ़ो। मैंने मेरे नोट्स में क्या किया था, मैं कभी आपसे मेरे नोट्स शेयर करूंगी इसके, बिकॉज अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट हाँ मैंने ऐसा किया था कि ईपीए के फीचर्स, ऐसे एक माइंड मैप में बीच में एक सेंटर बनाया था, ईपीए के फीचर्स लिखे थे, और उसके आसपास ऐसे स्टिक्स बना के मैंने उसके सारे फीचर्स लिखे थे, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ऐसे इस टाइप से सारे ही इन्वायरमेंट के रूल्स का, इन्वायरमेंट के जो रेगुलेशंस आते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, जितने रूल्स हैं और जितने भी ऐसे लॉज हैं बेसिक बेसिक, सबके मैंने ऐसे माइंड मैप के फॉर्म में नोट्स बना रखे, एक एक पेज में एक एक माइंड मैप है।
जब भी मुझे रिवाइज करना है वहीं से करती हूँ, जल्दी हो जाता है और बढ़िया होता है। इनफैक्ट आप देखोगे 1986 में जब ये एक्ट आया, बहुत लैंडमार्क एक्ट है ये, है ना, और इसने एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को डेफिनेटली टू प्रोटेक्ट इंप्रूव वाइल्ड लाइफ, तो ये भी सही है। और स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन पॉल्यूटेंट्स वगैरह के लिए कर सकते हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज के लिए। इनफैक्ट अगर इंडस्ट्रीज इन स्टैंडर्ड्स को नहीं मानती तो उनका बिजली पानी भी बंद कर सकते हो आप, इतना तक इस एक्ट में दिया हुआ है। और इस एक्ट के तहत अगर आपको किसी के ऊपर केस करना है तो लोकस स्टैंडाई भी रिलैक्स हो जाएगा। अब आप बच्चा लोग को जो पॉलिटी वगैरह अच्छे से पढ़ते हैं, जीएसटी अच्छे से पढ़ते हैं, उनको पता होगा लोकस स्टैंडाई क्या होता है ना। जो पिटिशन होती हैं आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट जुरिस्डिक्शन आता है उनमें से भी एक में आता है कि लोकस स्टैंडाई रिलैक्स है। तो ये डेफिनेटली को वारंटो वाले में, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, ये बताना कमेंट में क्या होता है। लोकस स्टैंडाई तक रिलैक्स होता है इसमें, है ना। तो क्या ये एक्ट आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 253 बेसिकली आपको पता होगा इंटरनेशनल लॉज वगैरह ऐसे कुछ आते हैं, तो उन कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स की जो मर्जी है उसको आप नेगेट कर सकते हो एक टाइप से। बट हाँ, ये एक हमारा थीम था मेजर, स्पीशीज वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला, जिसमें चीजें आ रही है। अभी भी स्पीशीज वाले आएंगे, देखना आगे भी, इसके आगे भी हम देखेंगे। बड़ा इस तरीके से चीजें आ रही है। अब अगर एक और मैं लू, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स अ मेजर बेसिक थीम टुडे। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पूरी जीएस मेंस में एनवायरमेंट में एक सिलेबस में ही पूरा एक फ्रेज दे रखा है। तो इस हिसाब से आप देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नए लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जैसे स्कीम्स आती है वैसे ही पूछ लिया जाता है। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड वाला बहुत फेमस हुआ था उस टाइम, पूछ लिया गया किस बारे में। अब ये तो आप आराम से कर सकते थे कि किस बारे में। अभी भी देखना आप यहाँ पर जिस तरीके से पूछा जा रहा है ना, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, ऑब्वियसली इसमें दो कंपोनेंट्स थे, फोटोवोल्टेक और सोलर थर्मल। अब जाके गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पूरा तरीके से फोटोवोल्टेक पर ही फोकस करने लग गए हैं, क्योंकि सोलर थर्मल्स में जो रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं उनका अब इतना ज्यादा मतलब उतनी यूटिलिटी नहीं लग रही बेसिकली, अगर हम सोलर एनर्जी को रैंप अप करना चाहते हैं इंडिया में इन दैट। बट आप पहले तो यूज हो रहे थे, तो उस हिसाब से नेशनल ये जो सोलर मिशन था इसमें दिया हुआ था। अब जैसे पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लगातार न्यूज में रहते हैं, 2015 में हुए, और ऑब्वियसली 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं इसमें, और इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को सक्सीड किया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से लेकर 2015 तक थे, उसको हम अचीव नहीं कर पाए थे, तो फिर 2015 में फिर हमने पेरिस वाले लगा दिए। अब ये लगातार न्यूज में रहता है, इसलिए अब सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये पेरिस क्लाइमेट गोल जो है ये मतलब क्या है, और मतलब जितना इसमें पूछा है, बट इसके आगे की चीजें भी पता होनी चाहिए बहुत सारी। जैसे इस पर बहुत सारे स्टॉक और रिव्यूज आते हैं, तो ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए जो रिव्यू आ रहा है, स्टॉक टेक वगैरह हो रहा है इंटरनेशनली, उस पर भी सवाल यूपीएससी फोकस कर सकता है, तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो थोड़ा बहुत सब याद रख लेते हैं कि हाँ, पहला वाला पॉवर्टी के बारे में, दूसरा वाला हंगर के बारे में, है ना, तीसरा वाला आई थिंक हेल्थ के बारे में, तो ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रह जाता है। फोर्थ वाला एजुकेशन के बारे में, फिफ्थ वाला वाटर के बारे में, फिफ्थ वाला जेंडर इक्वालिटी के बारे में, और सिक्स्थ वाला वाटर के बारे में, सेवेंथ वाला एनर्जी वगैरह, सस्टेनेबल एनर्जी वगैरह के बारे में। सो दैट इज ऑफ कोर्स आप ध्यान रख सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यूपीएससी कैन फोकस इज, हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्रेस हुई उसको कौन मेजर करता है? नीति आयोग। अब इसके लिए ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से कब हुए थे, ये सब पूछ सकते हैं। दैट इज द मेजर एरिया। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स है, यही पूछ लिया ऑफकोर्स। उस टाइम पर 2018 में विंड पावर मान सकते थे, लेकिन आज के टाइम पर तो डेफिनेटली सोलर पावर है। 500 गीगावाट का हमारा नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, उनसे एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट है पंचामृत गोल्स के अंदर 2030 तक। और इसके हिसाब से अभी हम 108 गीगावाट से ज्यादा सोलर प्रोडक्शन तो कर चुके हैं, 118 एक साल में, और 118 गीगावाट तक की सोलर प्रोडक्शन की कैपेसिटी हम अचीव कर चुके हैं कि इतना हम कर सकते हैं ऐसा। इसके साथ साथ जो पूरा रिन्यूएबल का कंपोनेंट है वो 248 गीगावाट तक पहुंच चुका है, यानी आधा गोल तो हमने अचीव कर ही लिया है। और 2025 देखो खत्म होने वाला है, यानी अगले 4 साल में हो जाएगा गोल, नो डाउट, जिस पेस से चल रहे हैं उसमें हो जाएगा। इसके साथ साथ पंचामृत गोल्स भी पता होने चाहिए देखो, क्योंकि अगर ये इतना पूछ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इंडिया ने ग्लासगो समिट में जाने से पहले जो हमारे पीएम मोदी जी ने पंचामृत कहे थे, इस पर भी पूछ सकते हैं। जैसे नेट जीरो करना 2070 तक, नेट जीरो के साथ साथ यहाँ पर 500 गीगावाट वगैरह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेट करना, है ना, कुछ यहाँ पर जो कार्बन स्टोरेज वगैरह है बिलियन टन का, उसे इंश्योर करना। तो ऐसे पंचामृत गोल्स थे, 5 गोल्स हैं, रटे होने चाहिए दिमाग में, सो दैट इफ इट कम्स एलिमिनेट कर पाओ। नेशनल बायो एनर्जी मिशन पर भी पूछा, देखो कोई भी मिशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वो पूछ लेंगे, कभी ना कभी वो पूछ लेंगे। तो द बेसिक थिंग इज कि सारे ऐसे जो मिशन हैं, स्पेशली जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है,
इसको यूपीएससी इतना मतलब इसको बच्चे भी इतना फोकस नहीं करते हैं। यूपीए के टाइम पर ये आया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स थे, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन प्लान जो आपका यहाँ पर वाटर पर नेशनल वाटर मिशन था वो आया था, सोलर मिशन है। तो ऐसे अलग अलग इसमें बायो एनर्जी पर मिशन है, देखो दिखाई देगी अभी हमारे पास। तो ऐसे मिशन आए हैं इसमें कई सारे, है ना, 8 से 9 मिशन है लगभग। अब ये 8 से 9 मिशन के बारे में वो पूछ सकते हैं, तो इन सबका ईयर एक साथ प्रिपेयर कर लो, कौन सी मिनिस्ट्रीज है, ऐसे टेबल ही बना लो मस्त आप, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ये करना चाहते हैं मिशन, अगर इतना भी हम कर लें थोड़ा सा 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, इट विल बी गुड। मतलब 2 मिनट क्या 15-20, बट एनीवेज अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पर भी आप देखो ज्यादातर इसमें ऑप्शंस में अभी तक डी ही लग रहा है ओवरऑल, तो डेफिनेटली आईएनडीसी को हेल्प करेगा इंडिया के एमएनआरई के अंदर, और यहाँ पर बायोमास बायो गैस वगैरह और इससे बायो एनर्जी वगैरह इससे प्रमोट हो गए। इसके साथ साथ ये परफॉर्म अचीव ट्रेड वगैरह, ये सारी एनर्जी एफिशिएंसी की बात और एनर्जी ट्रेडिंग की बात ऑफ कोर्स कोविड के टाइम से चलने लगी थी 2020 वाले साल से, तो इसलिए ये पूछा गया। इंडिया की एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में पूछा जा रहा है कि पैट स्कीम क्या है, फर्स्टली क्या ये एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करेगी। डेफिनेटली इंडस्ट्रीज को टारगेट देंगे तो इंडस्ट्रीज उन मैंडेटरी टारगेट्स को मानेंगी। एक लिमिट के ऊपर अगर इमिशंस करते हैं तो इंडस्ट्री क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, उसको कम करेंगे, फिर अच्छा पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इमिशंस को कम करेंगे, फिर गोल्स को अचीव कर दिया तो फिर उन्हीं को ट्रेड कर सकते हैं इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स ईआरसीज के फॉर्म में। इसके साथ साथ क्या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है, जैसे 5 स्टार की रेटिंग, इस पर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। 5 स्टार की रेटिंग कौन कौन से डिवाइसेस के लिए, कौन कौन से घर के कंपोनेंट्स के लिए, तो दैट इज आल्सो गुड। और ये जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स हैं ट्रेडेड अंडर पैट आर इशूड बाय, नहीं ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसको इशू नहीं करता है, बट ओवरऑल आप देख ही सकते हो। अब जैसे मैंने बताया ये सारे मिशन पूछ लेते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आ गया, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर ही रहे हैं। 2020-21 के आसपास ऐसा हुआ था, 21-22 के आसपास, कि अडानी ने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ये बोला था, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर है इंडिया का वगैरह वगैरह। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक डिबेट में चल रहा था उस टाइम, और कंटिन्यूअसली इसको वर्ल्ड की कंट्रीज जो थी अडॉप्ट करी थी। अब तो इंडिया ने बहुत कुछ कर दिया इसमें, जैसे ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके अंदर हमारा टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन तक ग्रीन हाइड्रोजन को हमें प्रोड्यूस करना है। टारगेट आई थिंक ये 2030 तक का, सो दैट्स अ टारगेट। इसके अलावा हमें जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रमोट करना है यहाँ पर बैठ के। इंडस्ट्री को बेसिकली ये जो इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है ना बहुत ज्यादा, जैसे स्टील वगैरह, सीमेंट वगैरह, जो इमिशंस इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनमें हम जैसे ग्रीन स्टील में हम ग्रीन स्टील का यूज करने, ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन करने लगे, या फिर सीमेंट में हम इस तरीके से ग्रीन करने लग गए प्रोसेस को, एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन यूज करने लग गए रादर देन कोल और ऑयल, देन इट विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन हाइड्रोजन हो रहा है एट अ ह्यूज स्केल, जो बड़े स्केल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे ट्रक्स वगैरह। अभी ट्रेन चलाई गई इस साल सोनीपत में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर बेस्ड थी ट्रेन, सोनीपत हरियाणा में। सो दैट्स अ गुड थिंग। बाय द वे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, बट नेवरदलेस आई डोंट वांट यू टू फ्लड विद ऑल दी फैक्ट्स, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो मुझे चीजें इसलिए याद आ रही है क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इसको रिवाइज किया था, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू रिवाइज ब्लाइंडली, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जो हमारे टाइम पर था। अभी आपको रिवाइज भी बहुत स्मार्टली करना है। ये इसीलिए इनिशिएटिव करवाया जा रहा है कि देखो ये सारे मिशंस हैं, इनको पढ़ना अच्छे से आप और इनको प्रिपेयर करना है। ऐसे ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लगातार न्यूज में आता रहता है, देखो कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जो अनप्रिडिक्टेबल था अभी तक। हाँ कुछ इनिशिएटिव्स आएंगे आगे जाके जो अनप्रिडिक्टेबल आपको लगेंगे, बट उसका भी मेरे पास तरीका है और उसकी मेरे पास एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मिशन लाइफ ये मोदी जी ने खुद अनाउंस किया था, और इसकी बात उस साल 2023 में हो रही थी G20 की, जब अलग अलग समिट्स अलग अलग भारत के शहरों में हो रही थी, उस टाइम पर मिशन लाइफ की बात हुई थी। और बाय द वे ऑब्वियसली ये ग्लासगो के पहले इसको अनाउंस किया था इंडिया ने पहली बार, तो ये आप देख रहे हो कि ये दैट इज देयर। इसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2017-18 के आसपास ये पॉलिसी आई थी, और 2024 में ऑब्वियसली इसकी 5 साल की एनिवर्सरी की वजह से इसका न्यूज में डिस्कशन रहा होगा, क्या रहा क्या नहीं रहा, विंड एनर्जी में कितना रहा कितना नहीं रहा, तो देखो पूछ लो। तो स्पेशली मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से बहुत सारे ऐसे मिशन अनाउंस हुए हैं, नो डाउट। तो डेफिनेटली जिनकी 5 साल 10 साल की एनिवर्सरी है जो न्यूज में आ रहे हैं, अब आपको अचानक से एक दिन आर्टिकल दिखता है कि बायो एनर्जी के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, तो अपने दिमाग की बत्ती जरा जलाना और सोचना कि क्या बायो एनर्जी मिशन की 5 साल 7 साल की एनिवर्सरी आने वाली, तभी इसलिए तो नहीं पूछ रहे कहीं ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे ही बाकी मिशन में, क्योंकि ऐसा होता है हिंदू में जो एडिटोरियल आता है वो रैंडम नहीं आता, बच्चे सोचते हैं रैंडम आता है, बट वो रैंडम नहीं आ रहा है, वो मिशन का वो एनिवर्सरी हुआ
गवर्नमेंट ने पीआईबी पर बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद हिंदू को उसको क्रिटिसाइज करना था बिकॉज हिंदू इज लिटिल लेफ्टिस्ट, इसलिए वो न्यूज़पेपर में आया। सो दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। इसी तरीके से देखो वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ये हमारा थीम है। अब ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बिकॉज एनवायरमेंट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी। तो अगर आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अच्छे से आता है, बेसिक्स अच्छे हैं, रिवाइज करते हो, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे इम्पैक्ट क्या हो सकता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, क्या इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिसको भी थोड़ा भी फर्टिलाइजर्स के बारे में पता है, जिसने खेती की है, उसको पता होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कम ही होंगे, है ना, फर्टिलाइजर्स से, क्योंकि फर्टिलाइजर तो मिट्टी को जला देता है एक तरीके से, राइट? तो वो तो होना ही होना है। एसिडिटी तो बढ़ेगी सही, और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है ये, और नाइट्रेट का भी लीचिंग ज्यादा होगा डेफिनेटली ग्राउंड वाटर में, रेनफॉल के साथ चाहे उसके बिना। ऐसे ही नमामि गंगे प्रोग्राम, अब देखो बोला था ना प्रोग्राम्स आते हैं, अगेन वही बात है, जैसे ही कुछ होगा प्रोग्राम। उस टाइम पर तो ये न्यूज में ही था, नमामि गंगे नया नया आया था, तो इसमें भी आप देख ही सकते हो। क्या ये सारी ट्रिब्यूटरीज को गंगा रिवर बेसिन कवर कर ही नहीं सकती, इसको सारी ट्रिब्यूटरीज को बेसिकली अगर करने भी जाएंगे नमामि गंगे में तो वो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ नमामि गंगे की जो अथॉरिटीज हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, तो वो जरूर देख के जाएगा। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट उस साल न्यूज में था, एग्जैक्टली न्यूज में था। और एक केन बेटवा जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें एक डैम है दोधन डैम, और एक है माता टीला प्रोजेक्ट, दोनों ही न्यूज में रहते हैं, है ना। अब अगली बार ये इस पे पूछेंगे, देख लेना। तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बेसिकली जो आपके ग्वालियर के बाद वाले जो ईस्ट वाले जो एरियाज हैं, उन बुंदेलखंड वाले रीजन, उनमें बहुत ज्यादा ड्रॉट प्रोन और बहुत बुरी सिचुएशन है, तो उस हिसाब से। बाकी ये पन्ना जो आपका नेशनल पार्क है, वो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता पानी वगैरह की फ्लडिंग से, तो इसलिए न्यूज में था। ऐसे और रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं न्यूज में रहे होंगे, बट केन बेटवा जितनी न्यूज में नहीं रहे होंगे। तो ये भी आपको देखना है कि देखो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर एनवायरमेंट में फोकस कर रहे हैं काफी सारा। अगर आपको एनवायरमेंट की इंटरनेशनल ट्रीटीज नहीं पता, ट्रैफिक वैफिक नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पता, तब भी देख लो आप, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एनवायरमेंट के सिंपल गवर्नमेंट के अगर आपको मिशन पता है, उनका कुछ रटा हुआ है, स्कीम्स और एफर्ट्स रटे हुए हैं, देखो हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। अभी मैंने 30-40% इसका डिस्कस करवा दिया सेशन का, देख लो। ऐसे ही अभी तक जो गया है सब कुछ इजी है, 2024 तक की भी जो चीजें आई है इजी है, सो दैट इज देयर। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही एग्रीकल्चर में भी वो क्या पूछ रहे हैं, एफर्ट्स पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं? सिंपल चीजें पूछ रहे हैं। क्या सिक्किम पहला स्टेट बना? उस टाइम बहुत न्यूज में चल रहा था। एनपीओपी में बेसिकली जो अपीडा नाम की ये बॉडी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये अपीडा नाम की बॉडी आती है। अपीडा नाम का एक एक्ट आया था 1985 में, उसके थ्रू ये बॉडी बनाई गई थी। ये सेक्रेटरीट की तरह तो काम करता है, साथ में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन देता है ना। तो इसीलिए इसका मिनिस्ट्री कौन सा होगा? एग्रीकल्चर नहीं होगा भाई साहब, है ना। और ये बच्चे, ये देखिए, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही ऐसा फैक्ट है जो मिस नहीं होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल है। अगेन स्कीम है, उसका मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। अगर स्कीम का डिपार्टमेंट पता है और डिपार्टमेंट का थोड़ा ज्ञान है कि डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री में है, तो मिनिस्ट्री वैसे भी टिक कर दोगे, राइट। तो ये मैंने कैसे टिक किया आपको समझ में आया। ऐसे एक और ऑर्गेनिक इसमें प्रोड्यूस में एक और एफर्ट है, दो ऐसी मेजर स्कीम्स है गवर्नमेंट की। एक ये बॉडी की सर्टिफिकेशन पर, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन पर है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, दैट इज ऑल्सो गुड, बट इसके बारे में पूछा है यहाँ पे। बाकी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर में क्या पूछ रहे हैं, मिशन पूछ रहे हैं, है ना। हम दूसरी चीजें पढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट की, यहाँ पर दूसरी चीजें पूछ रहे हैं। तो जो भी आप सोर्स पढ़ो, रादर देन थिंकिंग अबाउट दैट सोर्स, थिंक अबाउट यूपीएससी क्या पूछ रहा है। यूपीएससी आपसे बेसिक पूछ रहा है, जैसे ये मैंने बताया ना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो यूपीएससी ने सीधा साल वो फायर किया 2019 में, जबकि मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड ये मिशन पूछ रहे हैं। उनमें से एक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो अब आप पढ़ो तो बुक में से सिर्फ ये नहीं करना है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इन सारे मिशन के ईयर लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव लिखने हैं भाई साहब, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लिख सको तो और बढ़िया। जल शक्ति अभियान के बारे में पूछा है, अगेन कैंपेन है गवर्नमेंट का, है ना, उस टाइम पर चल रहा था इसीलिए पूछा गया, न्यूज में था ये कॉन्स्टेंटली। और जल शक्ति अभियान में ऑब्वियसली वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज को हमें हेल्प करनी है और वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, रिजुविनेशन से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, अफॉरेस्टेशन, जिन भी बेसिकली पूरा एक ऑल इंडिया लेवल पर कैंपेन ही चला दिया था। अटल भूजल योजना अगेन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ये भी न्यूज में था इसीलिए पूछा गया। वर्ल्ड बैंक क्या इसको फंड करता है? हाँ जी, वर्ल्ड बैंक इसको बिल्कुल फंड करता है। और सेंट्रल सेक्टर, इस टाइप की जो स्कीम्स होती है छोटी छोटी, ये जनरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ही होती है। जो थोड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। अलग से अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को, इन्वायरमेंट ही नहीं, सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को अगर आप एक साथ एक जगह पे देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगली बार जब आप क्वेश्चन देखोगे आराम से टिक करोगे कौन सी सेंट्रल सेक्टर है, कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। दैट्स अ ब्यूटी, मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये मैंने फील भी किया है,
और इस तरीके से क्वेश्चन सही भी होता है, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, करके देखना है सर। मुझे तो देखते से ही समझ में आ जाता है कौन सी सेंट्रल सेक्टर है मोस्ट 90% सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि इस तरीके जैसे आपका पीएम किसान हुआ, छोटे छोटे ऐसे जो कैश इंसेंटिव्स हुए, ये सब सेंट्रली देता है, तो ये सेंट्रल सेक्टर होता है, 100% सेंट्रली कॉन्ट्रीब्यूशन के होते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में आधा 60% लगभग सेंटर, स्टेट्स बाकी 40% जनरली, बाकी हिली एरिया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का तो चलो क्राइटेरिया हट गया, बट हिली एरियाज में 90-10 का रेशियो रहता है सेंटर टू स्टेट का, वो आपको शायद थोड़ा आइडिया हो, जिनको नहीं हो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको अगली बार के लिए। मिशन अमृत सरोवर है, अगेन वही बात हो गई जो हमने देखा, वही चीज है, हर एक सवाल में वही चीज मैं आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ। तो वो क्या पूछ रहे हैं, एफर्ट्स पूछ रहे हैं, मिशन पूछ रहे हैं, यही सब चीजें पूछ रहे हैं। वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। एग्रीकल्चर में अगर वो आपसे कंसेप्ट पूछेंगे वो तो आप इजिली कर लोगे, वो तो बच्चा कर लेगा। फर्टिलाइजर ओवरडोज से क्या होता है, इजिली बता दोगे, फर्टिलिटी कम होगी, ये होगी, वो होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, अभी आया था ना, 90% ने बता दिया होगा। बट यहाँ पर वही बात है, तो ऐसी चीजें पूछेंगे जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो। एंड प्रोग्राम्स, एफर्ट्स, स्कीम्स, इसमें एक मेजर पार्ट होता है। अब देखो मिलेट्स में एक पूरा पार्लियामेंट में हमारी जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने मिलेट पार्लियामेंट ही पूरा रख दिया था, मिलेट की ही सारी दावत दी थी पार्लियामेंट में हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने। तो अब देखो पूछा है मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये 2023 का था डेफिनेटली, है ना। तो मिलेट्स में ज्यादा इरिगेशन चाहिए, अरे कोई भी एलिमिनेट कर सकता है ना। किसी बच्चे को मैं रटवा दूं कि मिलेट्स में ज्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम मिलेट्स को प्रेफर करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली, न्यूट्रिशन फ्रेंडली है ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के हिसाब से है, ऑब्वियसली यही इसीलिए कर रहे हैं। बाकी ये थोड़ा सा रेनफॉल के बारे में पूछा है कि आर्टिफिशियल तरीका कौन सा रेनफॉल को कॉज करने का, तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये अगेन न्यूज बेस्ड है। अभी भी दिल्ली में देखो आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाई जाने की बात चल रही है, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाएंगे, बारिश होगी तो पोल्यूशन कम होगा, ऐसा कुछ लॉजिक है। अब लॉजिक का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट प्रीलिम्स के हिसाब से क्या ध्यान रखना था, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं देखो पूछे गए हैं। इसके अलावा नए पार्टिकल्स कौन से हैं जो आज के टाइम पे यूज किया, ये पूछ सकते हैं। और दुनिया भर में कहीं पर कोई जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस हो रही है, जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस आप समझते होगे ना, कुछ भी ज्योग्राफी को ऐसा बेसिक तरीके से चेंज करना जिससे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंसान के ऊपर कम हो, और क्लाइमेट चेंज बेसिकली मिटिगेट कम हो, इसको जियो इंजीनियरिंग की अप्रोचेस बोलते हैं। जैसे कि स्पेस में बहुत सारे मिरर्स वगैरह लगा देना, सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा सनलाइट आएगी नहीं, धरती गर्म ज्यादा होगी नहीं, लो कर लो बात। ऐसे ही आयरन वगैरह, आप आयरन की जो कीले हैं बहुत सारी, ये समुद्र के अंदर डाल दो। अब इसकी वजह से, आयरन के न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर समुद्र के अंदर वेजिटेशन उगेगा, फाइटोप्लैंक्टन उगेंगे, तो वो ज्यादा ज्यादा CO2 मांगेंगे, इससे CO2 कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 से ही सारी वार्मिंग हो रही है, CO2 ही मेजर प्रॉब्लम है। तो ऐसी अप्रोचेस बेसिकली, ये कहाँ कहाँ पे की जा रही है इंडिया में, क्या इनमें से कुछ हुआ है या कुछ प्रपोज है, या किसी स्टेट ने कुछ सोचा है, किसी स्टेट को मस्ती आई है, ये सब आपको ध्यान रखना है डेफिनेटली, ठीक है। ये इससे टेक अवे था। अब थोड़ा सा देखो ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे आपको अब धीरे धीरे थोड़ा सा वो एक फील होगा। जैसे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला, ये तो मैं बायोडाइवर्सिटी में डाल दूंगी, है ना, कि ये मैंग्रोव तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, कि क्या होता है न्यूमेटोफोर्स। ये एक भी बार अगर आपने मैंग्रोव्स को ढंग से पढ़ा होगा, ये जानते होगे आपके वेस्ट बंगाल में सुंदरी ट्री वगैरह, और पूरा वेस्ट बंगाल का जो रीजन है अपना बंगाल वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स मिलते हैं, फिर थोड़ा बहुत नीचे तरफ मिलते हैं अंडमान वगैरह, फिर गल्फ ऑफ मन्नार तरफ मिलते हैं। तो ये आपको पता होगा कि न्यूमेटोफोर्स इसमें ऐसे जो नीडल वाले इस टाइप के जो प्लांट्स के प्रोजेक्शन है वो होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेलाइन वाटर है, सेलाइन वाटर में होते हैं बिल्कुल सी के पास में, जहाँ पे डेल्टाज है ना, जहाँ पे फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर मिल रहा है, तो पानी बहुत ज्यादा ब्रैकिश है, सेलाइन भी नहीं तो ब्रैकिश तो है, ऐसे ही नमक वाला है। अब ऐसे केस में प्लांट के अगर ऐसे रूट्स होंगे न्यूमेटोफोर्स, तो वो हवा से भी थोड़ा सा मतलब सपोर्ट ले सकते हैं अपनी रूट्स में ऑक्सीजन वगैरह के, तो ये मरेंगे नहीं प्लांट्स, तो इसलिए ऐसे न्यूमेटोफोर्स होते हैं। नीडल शेप लीव्स तो ऑब्वियसली कॉनिफेरस वेजिटेशन में होती है, बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं। स्मूथ लीव्स होने का मैंग्रोव्स में कोई लॉजिक नहीं है, और बाकी टैप रूज यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम में, तो डेफिनेटली आपसे अब अगली बार वो डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पूछेंगे, कॉनिफेरस उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी पूछेंगे, और यहाँ जो लिखी उसके अलावा भी कुछ स्पेशलिटी पूछ सकते हैं, तो ये रहेगा। बाकी ये वाला भी थोड़ा सा मैं बायोडाइवर्सिटी वगैरह में फौना मैमल स्पीशीज वाले में डालूंगी, ब्लू बुल, आइबेक्स एंड नीलगिरी ताहिर। तो नीलगिरी ताहिर तो देखो, अगर आपने न्यूज़पेपर, अगर आप हिंदू प्रॉपरली फॉलो करते हो, तो हिंदू में एक साल में 4 बार कम से कम नीलगिरी ताहिर के बारे में आता होगा, बिकॉज नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, एंड नीलगिरी में नीलगिरी ताहिर मिलता है, एज सिंपल एज दैट। तो ये ईस्टर्न घाट्स इजिली आप एलिमिनेट कर सकते थे, बट अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली आइबेक्स और ब्लू बुल के बारे में भी। ब्लू बुल इज नथिंग बट नील गाय इन हिंदी, और नील गाय ने आतंक मचा रखा है लिटरली एमपी में और सेंट्रल इंडिया तरफ, यूपी एमपी तरफ। हमारे यहाँ तो बहुत आतंक है नील गाय का, और लोग खेती नहीं करते आजकल बिकॉज ऑफ दिस आतंक ऑफ नील गाय। तो ये है डेफिनेटली।
हालांकि नीलगाय को प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कम मिली, लेकिन तब भी प्रोटेक्शन मिली तो मार नहीं सकते, देखो तो उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलता है लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या निकलता है, बट हाँ ये थोड़ा सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको न्यूज में मिल जाता है, बिकॉज मैंने बताया कंटिन्यूस है टॉपिक। और आईबेक्स जब आप स्पीशीज के बारे में थोड़ा भी बेसिक पढ़ोगे, नेट पे सर्च करोगे एनवायरमेंट पढ़ते टाइम, तो वहां से पता चल जाना था डेफिनेटली। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो पॉलिनेटर और पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं, बैट, बनाना, बी, कॉटन, फ्लाई मेज और विंड और वीट, बेसिकली इनमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो मेज और फ्लाई तो देखने से ही अजीब लग रहा था थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होता, तो ये तो मतलब नहीं यहाँ पर। वीट वगैरह के अगर बीज वगैरह उड़ गए, बिकॉज वीट इज जिम्नोस्पर्म स्पीशीज। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पीशीज का बाय द वे आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। ये इतना बेसिक है, इतना बेसिक है एनवायरमेंट में, बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन बहुत इसकी बेसिक ट्रिक है। देखो जो जिम जाता है ना आदमी, उसको लगती है भूख तगड़ी वाली, तो वो घर आके खाता है पराठे, राइट। तो जिम्नोस्पर्म में वीट, राइस जैसे प्लांट्स आते हैं, क्योंकि पराठे में या तो गेहूं डालोगे या तो मिलेट डालोगे या फिर अच्छे से चावल खाओगे जिम से आने के बाद। प्रोटीन शेक वगैरह मत बोल देना कुछ भी, मतलब मैं हेवी खाने की बात करूँ, कुछ अनाज की, है ना। तो ये अनाज होता है जिम्नोस्पर्म, यानी वीट और राइस। अब आप याद करो वीट और राइस कैसे होते हैं, सिंपल से भाई साहब ये स्टॉक है और यहाँ पर ऐसे वीट का दाना है, यानी नेकेड सीड है ना, बिना कवरिंग का सीड है, ध्यान से देख लो, दैट इज जिम्नोस्पर्म। और ऐसे एंजियोस्पर्म है। अब एंजियोस्पर्म देखते से पता नहीं, मैं जब से तैयारी करती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मुझे हमेशा से याद आती थी एंजेलिना जोली, पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा यही याद आता था, है ना। और आप देखो एंजेलिना जोली इतनी पतली, इतनी फिट है और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, ऑब्वियसली वो फ्रूट खाती होंगी यार, वो अनाज थोड़ा ना खाएंगे, पराठे थोड़ा ना खाएंगे वो आपके साथ बैठ के, शी ईट्स फ्रूट। तो एंजियोस्पर्म में फ्रूट जैसी चीजें आती है। फ्रूट में क्या होता है, देखो फ्रूट में जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, वो अंदर होते हैं और बाहर सारा वो अच्छा सा फाइब्रस माल मसाला होता है। ऑरेंज देख लो, एप्पल देख लो, गुआवा देख लो, पपीता देख लो, सारे में यही होता है। पपीता तो पता नहीं फ्रूट है, बाकी मेजर फ्रूट्स में यही होता है ना। तो एंजियोस्पर्म जिनका सीड कवर्ड है, नेकेड नहीं है, और जिम्नोस्पर्म जिनका सीड नेकेड है ना। और किसी तरीके से याद रखना है वैसे भी याद रख सकते हो। विंड, अब ये जो वीट है ये जिम्नोस्पर्म है, इसका सीड कहीं पर भी पड़ा, उससे वापस से अगर वहां बारिश होती है तो वीट उग जाएगा, बहुत बार ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली ये सही था, राइट। बैट और बनाना का डेफिनेटली एक यहाँ पर वो है, रिलेशन है। तो बेसिकली आपसे पॉलिनेटर, पॉलिनेटेड स्पीशीज के बारे में थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, तो अब बीज के बारे में और थोड़ा सा पता कर लेना, क्योंकि जनरली हमें इतना तो पता है कि हाँ मधुमक्खियों की वजह से फ्लावर्स उगते हैं और अब इससे मधुमक्खियां जो होती है फ्लावर्स को पॉलिनेट करके हनी प्रोडक्शन करती है, बट और भी बीज और भी बहुत सारे स्पीशीज में यहाँ पर हमें हेल्प कर सकती है। तो कौन कौन से ऐसे स्पीशीज है जहाँ पे वो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, बॉल्स, जैसे कॉटन में बॉल्स में दे रखा है, तो ऐसे आप थोड़ा सा इसको और सर्च करना। बैट के बारे में और हमें पता होना चाहिए, बिकॉज बैट ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था और उस बात को 5 साल हो गए, तो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे इन्वेजिव स्पीशीज पर पूछ रहे हैं, बिकॉज इन्वेजिव स्पीशीज अगेन यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। जैसे ये अफ्रीकन कैटफिश है, इसका सिर्फ इंडिया में ही आतंक नहीं है, इंडियन रिवर्स में, अफ्रीकन रिवर्स में भी उतना ही आतंक है। तो इसके बारे में पूछते हैं, इसका एक बार नेट पर आप पिक्चर देखना, बिल्कुल बिल्ली जैसी दिखती है, ऐसे विस्कर्स होते हैं इसके आसपास। प्रोसोप्सिस जूलियाफोरा, ये किक्कड़ का पेड़ होता है। ये जो किक्कड़ का पेड़ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेक्कन पठार में ही नहीं मिलेगा, ये और भी जगहों पे मिलेगा, लेकिन हाँ इंट्रोड्यूस वहां हुआ था। तो इस इनफैक्ट इसके बारे में 2020 के पहले भी एक सवाल आया था प्रोसेप्सिस जूलियाफोरा पर, 2018 में पहली बार तब पूछा था। और देखो पहली बार प्रोसेप्सिस जूलियाफोरा के बारे में ये पूछा था, मतलब एक क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, और फिर उसमें ऑप्शंस दिए थे ए बी सी डी, है ना। और उनमें से एक ऑप्शन था प्रोसेप्सिस जूलियाफोरा। क्यों पूछा था, क्योंकि उस साल ये हिंदू में आया था, है ना, मुझे याद है, मेरा पहला प्रीलिम्स था। एंड इसके बाद अब देखो अब क्या पूछ रहे हो कि ये इन्वेसिव स्पीशीज पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुई, यानी जब अंग्रेज आए, जब पोर्चुगीज आए, जब ये सब आए, तो पहली बार भारत में कहाँ लेकर आए थे। ये देखो इंट्रोड्यूस्ड रीजन कहाँ था इसका, तो पहली बार किक्कड़ कहाँ आया, डेक्कन पठार में, राइट। इसके साथ साथ ये यहाँ पर पूछा है एक्योर्निया क्रैसिपिस, ये स्पीशीज का नाम भी मैंने केरला के बैकवाटर्स यानी केरला के जो कयाल्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर देखा है डेफिनेटली। तो क्या है, अगर एक बार कोई इन्वेजिव स्पीशीज पूछ ली ना, तो वो उसके आगे का पूछेंगे। जैसे अगली बार ये क्रैसिपिस स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ लेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब अफ्रीकन कैटफिश की कुछ वो यूनिकनेस होगी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, स्पीशीज में वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर बहुत फोकस करें, तो वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे। तो दैट इज देयर। स्पीशीज वाला तो बड़ा मजेदार है। देखो जिन स्टूडेंट्स को स्पीशीज से डर लगता है एनवायरमेंट में, आपको डेफिनेटली बहुत डर लगेगा, लेकिन जिसके लिए मजेदार है, जो थोड़ा सा सर्च करता है एक्स्ट्रा, जैसे ये सब स्पीशीज के बारे में आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लो, कहाँ मिल रही, कहाँ सबसे पहले कहाँ की नेटिव है ना,
कैसे काम करती है, क्या स्पीशीज इसका वो है, तो इजीली आप कर पाओगे मैनेज। ये वाला तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया। बाकी ये वैगल डांस के बारे में पूछा है ना, कि वैगल डांस कौन करता है। देखो बीज के बारे में अभी क्या पूछा था, बीज एंड कॉटन, जो कि लेस एक्सपेक्टेड था, बच्चों को कम पता होगा। ऐसे यहाँ पर हनी बी के वैगल डांस के बारे में पूछा, ये भी कम पता होता है। तो अब क्या है यहाँ पर, जो कॉमन स्पीशीज है जैसे बी हुई, तो इनकी कॉमन स्पीशीज, ये जो बहुत कॉमन स्पीशीज है, इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी वैसे जो क्वेश्चंस है ना, इसका एक सोर्स भी है मेरे पास। अगर आप मूवीज के शौकीन हो, आप मूवीज देखते हो, तो एक काम करो, मूवीज मत देखो, है ना। अगली बार जब आप मूवी देखने का मन करे आपको, तो आप सोचो कि आपको यूपीएससी निकालना है, तो आप देखो डेविड एटनबरोग, सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट में से एक है दुनिया के। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज है, नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्रीज है, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री। तो ये आपको देखनी है, ये डॉक्यूमेंट्रीज देखो आप, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये यूपीएससी के खुद टॉपर्स ने खुद ये चीज डिसाइफर की है, मेरे अकेले का स्टेटमेंट नहीं है, बट दिस इज अ रियलिटी। ऐसा मतलब पूछा गया है इनसे बहुत। तो अगर आप ये करते हो तो बहुत मीनिंगफुल आपके लिए रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर इनमें से कौन सा टूल बनाता है विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और लॉग ऑफ फूड। देखो फिशिंग कैट तो ऐसा करेगी नहीं, है ना, उसके तो हाथ, वो तो पानी पिएगी, शिकार करेगी, ये सब करेगी, राइट। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर ओरांगुतान कर सकता है। ऑटर, ऑटर की अगेन एक अलग स्पेशलिटी, वो नेचुरल, वो डैम्स वैम्स बनाता है। स्लॉथ बियर करेगा नहीं, स्लॉथ बियर बहुत आलसी स्पीशीज है, आलसी प्रजाति है बिल्कुल, वो नहीं करेगा, राइट। कौन करेगा, ओरांगुतान। तो आंसर आ गया। बट हाँ, अगर इतना नहीं भी पता है तब भी देखो थोड़ा सा 2023-24 आप, अब आप देखना क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, अब स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस पर नहीं आ रहे, क्योंकि यूपीएससी को बच्चा बच्चा रट लेगा कि ग्रेट एंडेंजर्ड कौन है, वल्नरेबल कौन है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछ रहे हैं। अगेन ये डॉक्यूमेंट्रीज और थोड़ा सा जो स्पीशीज आई है उन पर एक्स्ट्रा उनके फीचर, जैसे ऑटर के बारे में, स्लॉथ बियर के बारे में, फिशिंग कैट में सर्च करो। मुझे कैसे पता स्लॉथ बियर इज वेरी लेजी, मैंने इसके बारे में देखा है, पता किया है। मुझे कैसे इसका थोड़ा सा मुझे वो भी पता है, हैबिटेट वगैरह ही पता है। इंडिया में मिलता है कुछ हद तक, यूरोप वगैरह में भी मिलता है काफी, दैट इज देयर। फिशिंग कैट तो ऑब्वियसली मतलब फिशिंग कैट तो कैट है एक टाइप से, मतलब मछली नहीं है वो, मैं कैट फिश समझ रही थी, दिस इज फिशिंग कैट। बट हाँ, फिशिंग कैट का भी कम ही चांस था कि वो शेल्स, फिशिंग कैट ऐसे स्क्रैप आउट करके इंसेक्ट्स वगैरह निकालेगी, वो बेसिकली फिश करके ही अपना पेट भरेगी। इंडियन स्क्विरल्स के बारे में पूछा, देखो कॉमन स्पीशीज, जैसे बीस के बारे में आपसे पूछ लिया, वैसे इंडियन स्क्विरल्स के बारे में पूछ लिया, है ना। अब इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स तो आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे, जैसे ये वाला फूड मटेरियल जैसे कि नट और सीड्स यहाँ पर स्टोर करता है, तो ऑब्वियसली ये मतलब ऐसा स्टेटमेंट था कि जो आप कर लो। तो इस टाइप से चीजें पूछे जाए, बहुत कॉमन स्पीशीज, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं वो। जैसे फ्लाइंग फॉक्स है, नाउ फ्लाइंग फॉक्स जैसी स्पीशीज वगैरह के बारे में आपको कैसे मतलब पता चलता है कि ये इसको प्रिपेयर करना है, राइट। तो बेसिकली इन सब के बारे में न्यूज से ही हमें समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से है। सो दैट इज देयर, मतलब ऐसा कोई इसका वो नहीं है, कोई कोई देयर इज नो सेट एजेंडा हियर, देयर इज नो सेट पैटर्न हियर। बट आपको पीवाईक्यू उसके पैटर्न के हिसाब से कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने बहुत सारी अभी देखो चीजें डिस्कस की, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ यहाँ पे, जैसे पीकॉक ट्रेंटुला, अभी ये स्पाइडर न्यूज में था, दिस इज अ स्पाइडर, ट्री स्पाइडर बेसिकली, नाम से ऐसा लग रहा है, लेकिन वो कलरफुल उसका कलर है, तो इसलिए इसको पीकॉक टेरेंटुला बोलता है। तो न्यूज में था, आया था, इसलिए पूछा गया, और उस हिसाब से ही इसको आपको आंसर करना था। तो बेसिकली वही है कि न्यूज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बाकी देखो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है, अगेन एनजीटी पर सवाल पूछा है। अब अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो एनजीटी एंड एनजीटी एक्ट इज समथिंग विच यू शुड बी नोइंग, विच यू शुड बी नोइंग, और ये पता होना चाहिए कि एनजीटी का अलग से एक्ट है ना, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता है। जुरिस्डिक्शन सिविल केसेस पर डेफिनेटली यहाँ पर होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से ये गाइडेड है ना। तो रूल्स वगैरह को साइड में रख के नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर भी ये ट्रिब्यूनल बेसिकली अपने अवार्ड्स वगैरह और अपने डिसीजंस दे सकता है। सो दैट इज देयर, क्वासी जुडिशियल सॉर्ट ऑफ बॉडी होती है ट्रिब्यूनल्स। तो ये हमने देख लिया। बाकी अब देखो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के मिशन पर थक गए थे पूछते पूछते, तो अब स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे पूछने लग गए। अगेन एक लेवल बस एडवांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो आपसे बिल्कुल नई चीज कुछ पूछ रहे हैं, कुछ नया ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ एक लेवल तो डेफिनेटली एडवांस कर रहे हैं। अब क्या इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यहाँ पर मॉनिटर कर सकती है, मॉनिटर तो कर सकती है ना, ऑब्वियसली सेंटर ही मॉनिटर करेगा। प्रिपेयर कौन करेगा, स्टेट्स करेगा, और नेशनल लेवल के प्लान के हिसाब से ही करेंगे। क्या इनको एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, स्टेट्स को सेंटर हेल्प करते हैं ना फंडिंग में, तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पर स्टेट्स ही यहाँ पर करेंगे। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के बारे में पूछ लिया, अगेन अगेन एक इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक तरीका निकाला आपसे पूछने का, है ना,
कि क्या नोडल एजेंसी एनवायरमेंट, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, बिल्कुल। क्या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, हाँ जी। और कौन करेगा सेंटर में? तीनों ही सवाल सही थे, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही थे। कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली पूछा था बहुत बेसिक। अब ईआईए लगातार न्यूज में रहता है क्योंकि वो चार धाम परियोजना बनी थी कोविड के टाइम पर, छोटा चार धाम उत्तराखंड में, तो वहां पे ईआईए वगैरह को वो थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया था वहां पे, और क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स उसको बताए गए थे, कोर्ट में भी फिर वो केस अपहोल्ड हुआ था। और ईआईए की लगातार बुराई भी करते रहते हैं। अभी फिर इस साल ऐसा भी हुआ है कि ईआईए से रिलेटेड वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट बॉडी के क्रिएशन का कुछ उन्होंने स्टेप किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो दैट इज देयर। ईआईए बना रहता है, बट कुछ साल ज्यादा बना रहता है, कुछ साल कम बना रहता है। तो देखो 2023 में जब थोड़ा सा न्यूज ठंडी हो गई, उस टाइम पर पूछा कि क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी। अगर आपने एक भी बार इसको पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ईआईए के नोटिफिकेशन में अलग अलग शेड्यूल्स हैं। इनमें से शेड्यूल 1 में वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो क्रिटिकल हैं, लार्ज स्केल के, इनके लिए ईआईए जरूरी होता है। हाँ, दूसरे सेकंड शेड्यूल में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए, उनमें भी कैटेगराइजेशन है। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ईआईए जरूरी होता है, कुछ को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है ईआईए से। और ईआईए की ये पहली स्टेज होती है। ईआईए नोटिफिकेशन 2006, अगर आपको आइडिया हो, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही ये नोटिफिकेशन आया था, इस एक्ट का यूज करके 2006 में, राइट, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे। और इसका जो पहला स्टेज है वही है स्क्रीनिंग। तो ये जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 2, ये स्क्रीनिंग का ही पार्ट है भाई साहब। स्क्रीनिंग, इसके बाद स्कोपिंग आता है, इसके बाद बेस लाइन प्रिडिक्शन आता है, इसके बाद मिटिगेशन प्लान एंड असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट आता है। मिटिगेशन एंड असेसमेंट एज पर मिटिगेशन, मतलब असेसमेंट करके बेसिकली मिटिगेशन प्लान बनाना, तो ये सब आएगा, राइट। तो यही सब, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इफ यू आर अवेयर अबाउट द बेसिक्स तो हम कर पा रहे हैं। बस फोकस ये करना है कि गवर्नमेंट की चीजों पर, स्पेशली एनवायरमेंट में बहुत फोकस करना है। देखो अभी तक दो मेजर एरियाज निकल के आ गए, एक तो स्पीशीज वाला और एक गवर्नमेंट एफर्ट्स। भयंकर तरीके से पूछ रहे हैं क्या ये इन्वायरमेंट एंड ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही क्या ये पूरा कैरी आउट होता है? नहीं। ईआईए एक्चुअली, अगर आप देखो तो ईआईए, हम जैसे बहुत कुछ कुछ ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट्स भी हुए इंडिया में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको आइडिया होगा। उन प्रोजेक्ट्स में कंट्रोवर्सी भी हुई है कि किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी को आपने बोल दिया कि आप ईआईए करो। जैसे कोई अडानी है, अंबानी है, ऐसी कंपनीज है, ऐसी किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है, इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी को या किसी बॉडी को जो ईआईए करती है उसको बोल दिया कि आप ईआईए करो, है ना? यही ईआईए का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ईआईए का क्रिटिसिज्म ही ये है कि किसी भी रैंडम बॉडी से करवा देते, पीछे से उनको पैसे दे देंगे कि लो ये करोड़ों रुपए पकड़ो, हमारा अच्छा फायदा हो जाएगा, हमारा अच्छा ईआईए कर दो। तो ईआईए का यहाँ पर इस तरीके से मिसयूज हुआ इंडिया में, इसीलिए अभी इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेशन की बात की है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट इज देयर। और क्या पब्लिक कंसल्टेशन इंटीग्रल पार्ट है? बिल्कुल, पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है यहाँ पर। ये जो मिटिगेशन असेसमेंट मैंने बताया है, इसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन का ही स्टेप आता है ना? उसके बाद वो डिलिनेशन, मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं प्रोजेक्ट की, उसके बाद वो आखिर में यहाँ पर क्लियरेंस वगैरह कंडीशंस और फिर ऑल्टरनेट बताते हैं, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करते हैं, ये सब होता है। सो दैट इज देयर। ऐसे सीपीसीबी पर पूछा, अगेन सीपीसीबी न्यूज में रहता है, अभी न्यूज में था एक दो दिन पहले, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। बिकॉज सीपीसीबी दो तरीके के डेटा रिलीज करता है, एक तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ना कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज करता है ना, और एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बाद में आया मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर, ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी वाला बहुत पहले से चल रहा था। तो इसमें अलग अलग, जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो 8 ही बेसिकली वो है पॉल्यूटेंट से जो मेजर करते हैं, जैसे PM 2.5 है, PM 10 है, पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली, सॉक्स हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए, और लेड हो गया। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म इसके फॉर्मूला से लिखती हूँ, केमिकल फॉर्मूला, पीबी लेड को शॉर्ट में बोलते हैं केमिस्ट्री में। इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके से कुछ इसमें वो है। बाकी ये इस वाले में थोड़े से ज्यादा है, इसमें एक्स्ट्रा है, निकल है, बेंजीन है, बेंजोपायरीन है। तो ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एम्बिएंट एयर क्वालिटी वाले में थोड़े ज्यादा है। तो सीपीसीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से एक्ट से आए हैं? डेफिनेटली आपके वाटर पोल्यूशन एक्ट, उस टाइम पर 70s में जो एयर पोल्यूशन एक्ट वो सब आए थे, उन्हीं के थ्रू ये आया है। हालांकि अब ये एक्ट थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं, बट डेफिनेटली सीपीसीबी का आज भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में काम करेगा और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी करेगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके हाथ में है, जो प्रिडिक्टेबल है। ऐसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पूरा साल ये 2023-24 में न्यूज में रहा है। इसका जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में एक वो केस भी गया है, और उस वजह से जो केस था 1990s का, वो भी लगातार न्यूज में रहा है। वो केस भी देखना आ जाएगा अभी आगे। सो दैट इज देयर, मतलब ये कंटिन्यूअसली न्यूज में रहा है। तो प्रिपेयर करना ही करना था। इस पर बहुत डिस्कशन हुए और गवर्नमेंट पर भी बहुत सारे इल्जाम लगाएगा इसमें कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन को नैरो कर रहे हो,
जैसे स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स फ्रॉम प्रायर अप्रूवल, ये डेफिनेटली किया गया है। वो चार धाम, छोटा चार धाम मैंने बताया ना परियोजना, उसका एग्जाम्पल लेते हुए ऐसा किया था, अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इट चेंज द एक्ट टाइटल, अरे यार ये तो मतलब यहाँ पर मतलब वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ये डेफिनेटली इन्होंने किया होगा बिकॉज ये मतलब हिंदी में नाम, इस पर भी कंट्रोवर्सी थी कि हिंदी में नाम क्यों किया। एंड इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स फॉर प्लांटेशंस ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड फॉरेस्ट। तो इससे बेसिकली ये होगा कि आप फॉरेस्ट का एरिया ज्यादा दिखा पाओगे। सो दैट इज देयर। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दोबारा रिपीट हुआ, देखो टाइम टाइम पर दोबारा रिपीट हो रहा है ये, और 2024 में भी फिर आया है। कैंपा का हमने देख लिया क्वेश्चन। अब इसके साथ साथ देखो, अब जो हमारे पास एक ऐसी चीज आई है एनवायरमेंट में जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके लिए आप भी वेट कर रहे होगे थोड़ा सा, कि अब थोड़ा सा यहाँ पर इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और इसी पोर्शन को देखकर स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट में हार जाते हैं कि नहीं नहीं इन्वायरमेंट नहीं होगा, जबकि आप देखोगे इसके क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स पूछे हैं, एक्ट्स पूछे हैं, उतने ही क्वेश्चंस इसमें भी लगभग आए हैं, उल्टा कम आए हैं। तो आप देख पाओगे कि आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे यूएनईपी है, यूएनईपी कब बना? अब देखो, अगर आपको इन्वायरमेंट के बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको पता होगा यूएनईपी कब बना। तो 2015, 16, 17 इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे इसमें। ऑब्वियसली स्टॉकहोम में एक समिट हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंदिरा गांधी यहाँ पर गई थी, उन्होंने स्पीच दी थी, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इससे यूएनईपी का हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में बना। अकेली इन्वायरमेंटल बॉडी होगी जो केन्या में बैठी होगी, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम होंगे जो केन्या वगैरह में बैठे होंगे, लेकिन ये बैठे हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक ये डेफिनेटली देते हैं। ये पहले बच्चे क्या करते थे कि ऐसी जो रिपोर्ट्स आती थी वो सारी रट के जाते थे एग्जाम की थोड़ी देर पहले। तो 2018 में मैं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी थी, तो मैं 15 मिनट में सब कुछ लिख के आई थी कि ये रिपोर्ट्स लास्ट में देखनी, सारी रट के गई थी। प्रीलिम्स में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे उस वजह से सही गए थे, क्योंकि रिपोर्ट्स पूछ रहे थे उस साल। ऐसा मतलब हर साल कुछ न कुछ 2-3 रिपोर्ट्स में पूछते थे। लेकिन फिर यूपीएससी को लगा कि ये तो रट्टाबाजी चल रही है, तो यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। फिर वो ऐसी चीजें पूछते हैं कन्वेंशन में कि बच्चा कंफ्यूज होता है, बट वो चीजें भी जो पूछ रहे हैं ना पुराने पैटर्न के हिसाब से ही पूछ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स को मैंने जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाई है उनके प्रीलिम्स निकले हैं, नो डाउट। तो ये रहेगा। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में पूछ लिया गया, ये थोड़ा सा एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसको वो यूनेस्को वगैरह का ही है, और यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी आता है, तो उस वजह से यहाँ पे आ गया होगा, रैंडम है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस साल न्यूज में रहा था, इसलिए इसको पूछा गया है 2019 में। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली अगेन एक मेजर इंडिकेटर है, हर साल ही न्यूज में रहता है जब आता है, और बेसिकली ये इन्वायरमेंट के परफॉर्मेंस पर बेसिकली रैंक करता है। तो इंडिया की रैंक डेफिनेटली इंप्रूव हुई इसमें। आईपीसीसी अगेन एक मेजर बॉडी है। आईपीसीसी दुनिया भर की जो रिसर्च है उसको कोलैबोरेट करता है, डेफिनेटली डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी दोनों ने मिलकर बनाया है, और अभी तक इसकी 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो जो छठी वाली वो लेटेस्ट है, इसलिए छठी वाली में क्या चीजें बताई गई हैं ये आपको पता होना चाहिए। 5 मिनट नेट पे सर्च कर लो आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट्स कौन कौन सी कब आई, और छठी वाली में क्या बोला। ये जो छठी वाली में बोला है ना, अगर इसके 5 फैक्ट्स आप अगर अलग से इकट्ठा कर लेते हो तो यही चीज आपको प्रीलिम्स में तो ध्यान रहेगा मोटा मोटा, लेकिन ये चीज आपको मेंस में काम आएगी, है ना। 5 अलग अलग चीजें, सी लेवल का कितना राइज हो रहा है, असेसमेंट रिपोर्ट 6 का डेटा डाल दो एग्जाम में, ऐसे इस तरीके से। सो दिस विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ आईपीसीसी ब्यूरो। अगेन आईपीसीसी एक साइंटिफिक बॉडी है जो इन दो बॉडीज, जो इन दो यहाँ पर डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी मैंने बनाई है, और इंडिया के परमानेंट होने का एज सच कोई अभी तक डिस्कशन नहीं आया। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में पूछा है, अगेन यूएनईपी के, या ये बेसिकली ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है यहाँ पर, और मतलब यूएनईपी का नहीं वैसे, बट हाँ ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से नए नए डेटा, नए नए फैक्ट्स यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं इन दिस वे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, अगेन इटली में बेस्ड जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये निकालता है, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर में थोड़ा सा फॉरेस्ट वगैरह, सॉइल वगैरह इसको भी नापते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखोगे। अब आपके लिए लर्निंग ये है कि WWF, वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी की रिपोर्ट्स देखो पूछ रहे हैं, फाओ की पूछ ही रहे हैं, तो अब प्रीलिम्स के जस्ट पहले अगर आपको कहीं कंपाइल ये नहीं मिलता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट्स देती है, या फिर अगर आप अभी से थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो जस्ट टू प्रेप योरसेल्फ फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स अगेन डाइसी हो गया आजकल, तो ऐसे ऐसे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीवाईक्यूज में दे रखे हैं मेजर मेजर, इनके साथ साथ थोड़ा सा मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स खंगाल लो, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कन्वेंशन वाला ये मेजर टॉपिक भी, और मिनिस्ट्रीज के हिसाब से जो गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं वो भी, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है। नमामि गंगे की अलग वेबसाइट है, तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट, स्वच्छ भारत की वेबसाइट होगी उस पर थोड़ा सा जानो, ऐसी चीजें हो जाएंगी।
सीपीसीबी वाला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। बाकी ये यूनाइटेड नेशंस, ये सीसीडी है, सिस्टर कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जब रायो की समिट में आया था उस टाइम पर, और 2024 में अगेन ये न्यूज में था, बिकॉज 5वीं वर्षगांठ थी जब यहाँ पर इंडिया ने होस्ट किया था 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को यूएनसीसीडी के 2019 में। और बाकी थीम भी पूछ रहे हैं इसका, मतलब 5वीं वर्षगांठ पे देखो ये आपको सरप्राइज दे रहे हैं। तो अब मतलब आइडिया ये है कि जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 2021 की जो ग्लासगो समिट है, मतलब 2025 चल रहा है अभी, 2026 के लिए एग्जाम देना है, तो जो 21 में ग्लासगो समिट हुई डेफिनेटली उसका देख कर जाइएगा बिकॉज वो पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए भी कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नंबर्स अलग हैं, वेन्यू भी अलग है। लेटेस्ट वाला कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। अब इन्हीं की जो 5वीं वर्षगांठ वाली जो पास्ट में हुई होगी, ये भी डेफिनेटली देख के जाइएगा, दिस कैन ऑल्सो कम अप। बाकी आर्टिकल 6 के बारे में पूछा, पेरिस अग्रीमेंट में, ये पिछले साल जब क्लाइमेट समिट हो रही थी 2024 में, आई थिंक बकू अजरबैजान में, तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था, क्लाइमेट मार्केट से रिलेटेड है, कार्बन ट्रेडिंग के जो मार्केट्स हैं उनसे रिलेटेड, तो डेफिनेटली पूछ लिया उस हिसाब से आपसे। तो वही है, मतलब इसी तरीके से चीजें पूछ रहे हैं ये लोग। बाकी 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बाद, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लगातार वो डिटेल में पूछ रहे हैं, और ये वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इंडिया ने क्या डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ साइन किया था, ये पूछ रहे हैं, यानी इंडिया से रिलेटेड तो डेफिनेटली पूछेंगे। तो इंडिया के एफर्ट्स, इंडिया का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन बहुत सारा अगर प्रिपेयर कर लिया तो आपका बहुत कुछ यहाँ पर प्रिपेयर हो सकता है। अगला बाकी जो टॉपिक है यहाँ पर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल लॉज है। यहाँ पर भी धीरे धीरे जो ओवरऑल जो वो है लेवल है वो थोड़ा बड़ा है, बट यहाँ पर थोड़ा गेस वर्क भी काम करता है। जैसे ये लेड वाला क्वेश्चन है, आया 2015 में, सोर्सेस कौन कौन से, तो बैटरी, पेंट्स, मतलब सारे सोर्सेस लग रहे थे, राइट। सो दैट इज देयर, मतलब इस तरीके की चीजें गेस वर्क में हो जाती है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो हेयर ऑयल में होगा ही होगा लेड, जब पेंट में हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में भी थोड़ा बहुत होगा ही होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला हम क्वेश्चन देख चुके हैं। क्लीन एयर प्रोग्राम, ये बेसिकली 2017 के आसपास ये आया था। 100 से ज्यादा नॉन अटेनमेंट सिटीज में ये प्रोग्राम लाया गया था ताकि PM 2.5, PM 10 की कंसेंट्रेशन को कम किया जाए। तो डेफिनेटली ये 1 और 2 तो इसके सही है। और क्या लीगली बाइंडिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आपको हेल्प करती है, एक तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की तरह चलता है। अलग अलग शहरों में आपने देखा होगा, मेजर मेजर जो स्क्वायर्स है शहरों के, उस पर PM 2.5, PM 10 के इंडिकेटर्स लगे रहते हैं कि आज PM 2.5 इतना था, कल इतना था, आज PM 10 इतना है। तो वो इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर है शहर। ऐसा ऐसे ही बेंजीन पोल्यूशन के बारे में पूछा है, यानी पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब आपको देखो पोल्यूटेंट्स की पूरी एक लिस्ट होती है। कॉमन पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? लेड है, बेंजीन है, बेंजीन पूछ रहे हैं तो बेंजोपायरीन भी पूछ लेंगे किसी दिन, है ना। बाकी ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया नाकी और नाकी, दो नाकी, एक में ए ज्यादा है एक में कम है, इन दोनों में जो जितने पोल्यूटेंट्स हैं उनका क्या नुकसान होता है और क्या सोर्स होता है वो पढ़ लो। देखो सोर्स पूछ रहे हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं सबके, है ना। तो नॉक्स कहाँ से निकलते हैं, सॉक्स कहाँ से निकलते हैं, नाइट्रस एंड सल्फर ऑक्साइड्स, ये आप बता दोगे, राइट। लेकिन इसके अलावा निकल कहाँ से निकलता है, थोड़ा सा देख लो कहाँ से निकलेगा। जितनी मेटालिक चीजें होंगी ज्यादातर से निकल जाएगा निकल, तो कॉइन से निकल जाएगा कम से कम, बट इट इज अ पोल्यूटेंट, ऐसी बात नहीं है, इट इज अ पोल्यूटेंट, है ना। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्मॉग वगैरह बन रहा है हर साल, अभी भी बन रहा है, पोल्यूशन इस साल भी बढ़ गया दिवाली के जस्ट बाद। तो कहाँ बनते हैं ये, किस में बनते हैं, किन चीजों में होते हैं, पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से पूछ रहे हैं, मतलब इस तरीके से। ये बेंजीन भी एक तरीके का वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, मतलब वही है। तो बाकी देखो रूल्स पूछ रहे हैं, अब ये आपकी लाइफ इजी कर देगा। जितने भी ऐसे रूल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये थोड़ा सा कम प्रेफर्ड होता है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आए हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं रूल्स पे क्वेश्चन बाय द वे, और बच्चे रूल्स ही भूल जाते हैं तो फिर बस। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है, माइंड मैप्स आपने एक एक के बना रखे हैं ऐसे मेरे वाले फॉर्मेट में, तो बस एग्जाम के पहले पढ़ के चले जाना, प्रीलिम्स और मेंस में एक दो क्वेश्चन तो अच्छे पॉजिटिव कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, राइट। तो देखो 2021 में पूछा है, उस टाइम न्यूज में था ये, जब हमने मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक सारा एलिमिनेट करेंगे, याद करो, थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ आया था उस टाइम पे। तो इसलिए ये पुरानी, और 5वीं वर्षगांठ भी हो गई इसकी, देखो 2016 से 2021 पूछ लिया, अगेन यही सब कुछ होता है। तो सेग्रीगेशन करना है सोर्स पे, बिल्कुल प्रोड्यूसर ब्रांड ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्ट कनेक्शन के लिए। और ये जो माइक्रो थिकनेस जितनी बता रखी है ना, ये टाइम टाइम पर अमेंड हुई है। जैसे इसके बाद भी मैंने रिसर्च किया था रूल्स में,
तो ये थिकनेस अमेंड हो गई है इसके बाद। बट देखो आइडिया आप समझ लो इसमें कि रूल्स पता होने चाहिए, जो अमेंडमेंट हुआ है रूल्स का उसमें पता होना चाहिए क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, देखो आ गया। अब इसमें मैंडेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन एवरी स्टेट कैपिटल, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है कि सॉलिड वेस्ट से हम एनर्जी बनाएंगे, हाँ जो बायोलॉजिकल सॉलिड वेस्ट है उससे तो एनर्जी बना देंगे, बट जरूरी नहीं है। बाकी को हो सकता है कि हम अपने हिसाब से थोड़ा सा नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स है तो उसको अलग तरीके से यूज करें, थोड़ा सा रिसाइकिल करें, थोड़ा सा उसको डंपिंग साइट में फेंक दें, थोड़ा सा उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, वो हमारे ऊपर है। तो उस हिसाब से थर्ड वाला लॉजिक नहीं लग रहा था, बट डेफिनेटली इसमें भी आपको, और इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इन रूल्स के, हर एक रूल के 8 से 10 मेजर एस्पेक्ट्स, सब कुछ आपको धीरे धीरे रिवीजन के साथ नोट्स बना बनाकर करना है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018, अगेन इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है टाइम टाइम पर, है ना। तो ये शायद अमेंडमेंट की वजह से पूछा गया हो 2022 में। और अमेंडमेंट करके सीआरजेड की जब लिमिट्स को इधर उधर किया था तो अगेन एनवायरमेंटलिस्ट मोदी गवर्नमेंट के पीछे बढ़ गए थे। जैसे अभी ऐसा ही एक आज मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ग्रेट निकोबार में गैलेथिया बे पर मेगा पोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट है ना। अंडमान एंड निकोबार में भी ग्रेट निकोबार आखिरी वाला आइलैंड सबसे, उसमें मेगा पोर्ट बनाना है गैलेथिया बे में, जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है। तो देखो कंट्रोवर्सी आई यहाँ, इस ये वाला प्रोजेक्ट भी पूछ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। बट डेफिनेटली सीआरजेड के भी 4 एरियाज हैं बेसिकली, तो 1 2 3 4 ऐसे, और इनमें भी 1A 1B ऐसे 2A 2B स्टेप्स एरियाज हैं। सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा अगर फर्स्ट टाइम में ना भी हो तो एटलीस्ट कहीं लिख के रख लो आप, और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे देखते जाओ, और धीरे धीरे जो आपको ट्रिक समझ में आती है उस हिसाब से आप करते जाओ। बाकी ईआईए वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी देख लिया, रिपीट हुआ है। इसके साथ साथ एक्टिवेटेड कार्बन वाला आप देख लीजिए। एक्टिवेटेड कार्बन क्यों पूछा गया, अगेन इस पर क्यों यूपीएससी ने फोकस किया, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब हम ज्यादातर जो आपने देखे होंगे फेस वॉश के एड्स आते हैं बहुत सारे, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन डला रहता है ना, और ऐसा दिखाते हैं कि लड़की फेस अपना वॉश करेगी उसके बाद उसका सारा वो डर्ट वगैरह चला जाएगा कार्बन से। भाई साहब वो एक्टिवेटेड कार्बन जो आप यूज कर रहे हो दैट इज कार्सिनोजेनिक, दैट इज कैंसर कॉजिंग, दैट इज अ पॉल्यूटेंट एक्चुअली जो यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट चारकोल आपको फेस वॉश पे डाल के दे दिया। अब आप देखो चारकोल आप लगा रहे हो एक तरीके से, कितना नुकसान हो सकता है। सो दैट इज देयर, और मतलब इसलिए पूछा गया आपसे, और इसलिए फोकस किया गया, मतलब बेसिकली न्यूज में था इसलिए फोकस किया गया। तो इस तरीके से हमारा मेजोरिटी जो डिस्कशन है, ये मेजोरिटी डिस्कशन हमने कर लिया है। बाकी थोड़ा बहुत और बचा है तो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, जस्ट बियर विथ मी फॉर अ फ्यू मिनट्स मोर। इसके बाद मैं फिर स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स पर आऊंगी सीधा, और आपको वो स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हम। तो चलो हो ही गया लगभग, अब देख ही लेते हैं। जैसे हाई यील्ड डेफिनेशंस आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ी बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स में इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी, देखो आप फूड चेन फूड वेब पर भी फोकस कर लेंगे। बीओडी पूछा है तो सीओडी पूछ लेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन पूछ लेंगे, इकोलॉजिकल सर्विसेज कार्बन फर्टिलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, है ना। बाकी इन पर कुछ कुछ अप्लाइड चीजें भी अब धीरे धीरे पूछ लेते हैं, पॉलिसी इंप्लीकेशंस पूछ ही रहे हैं देखो, है ना। तो मेमोराइज करने की ये छोटी छोटी चीजें। बायोडाइवर्सिटी एरियाज में, प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में क्या पूछा है, रामसर साइट पूछा है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा है, काम्पा के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, ये सब हमने देखा। स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में पूछा है, स्पीशीज के स्टेटस के बारे में देखो पूछ रखा है ना। और इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट को तो इन्होंने पीट दिया बिल्कुल, सारे बॉडीज वगैरह पूछ दी इसकी, तो ये डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन में देखो पेरिस अग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सब पूछ रहे हैं। और बाकी आप देखो ये 2026 में लाइकली है, ना ही एनडीसी सिर्फ 2022 वाले इंडिया के स्पेसिफिक्स, बट हाँ 2021 में ग्लासगो में क्या क्या हमने कमिट किया वो भी पूछ सकते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में पूछ सकते हैं, वो शर्मिल शेख वाले लेटेस्ट वाले के बारे में। बकू में जो और चीजें हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी अभी वो बेलेम में तो होने वाली है ब्राजील में COP30, तो वो तो डेफिनेटली अगले साल के लिए करनी पड़ेगी आपको, वो तो रटना ही पड़ेगा नो डाउट। पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल लॉस के बारे में आप देखो क्या क्या पूछ रहे हैं। क्लीन एयर प्रोग्राम पूछा, गवर्नमेंट के देखो सारे इनिशिएटिव्स हैं, सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, सारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। और देखो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो विच इज वेरी प्रिडिक्टेबल, इनमें क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे, ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जो कि बाउंसर है ना। इंटरनेशनल कन्वेंशन में तो फिर भी पूछ लेंगे, एक बार पूछ लिया था ट्रैफिक क्या है, अब ट्रैफिक बच्चा लोग को पता नहीं था क्योंकि पुराने पीवाई की उस 20-30 साल के एनालाइज नहीं किए थे, ठीक है, नहीं कि कोई बात नहीं पता, बट ये तो प्रिडिक्टेबल है, ये तो आप कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ देखो रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने बता दिया, जितना भी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट, सब पे फोकस कर रहे हैं, सब प्रिपेयर कर लो हो जाएगा। तो एज सिंपल इज दैट। इसके अलावा और भी जितने इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के आए जा रहे हैं, सबके ऑब्जेक्टिव मिनिस्ट्री सब देखते जाओ, टाइम पास करते जाओ। यहाँ एग्रीकल्चर में भी सेम वही टेक अवे है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स पर ही 90% फोकस रहा है, देख लो, है ना। तो जो आ रहे हैं एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट में, सबका बस आप वो करते जाओ। ईयर कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, चाहो तो सबका एक साथ टेबल बना दो, मुझसे हो पाएगा, मैं भी आपके लिए टेबल शेयर कर दूंगी प्रीलिम्स के जस्ट पहले।
तो आप चैनल वाले सब्सक्राइब करके रख लेना, उस हिसाब से आई शेयर। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स इंडाइसेस, अगेन प्रिडिक्टेबल पूछा है, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लेवल पर गई हैं, बट अगेन नॉट टू वरी, बिकॉज बाकी हमारे पास हाई एरियाज तो है ही से यील्डिंग, जो मैंने आपको बताई दिया। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में अगेन रिपीट हुआ है बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। क्या क्या पता होना चाहिए, मस्ट नो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली हमें पता है एनडीसी अपडेट्स पता होने चाहिए, एनसीएपी पूछा है, नेट जीरो ईयर कौन सा है, पंचामृत गोल्स मैंने आपको बता दिए, रामसर साइट्स बता दिए, प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च, ये रूल्स बता दिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछा है ना, मीथेन की प्लेज पर भी पूछा है, ये एफर्ट्स वगैरह इनिशिएटिव्स मैंने आपको बता दिए। तो यही सब कुछ है जो आज हमने डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपको बहुत हेल्प किया होगा, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि ये सेशन ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प करे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना। और बाकी आप कोशिश ये करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ग्रुप के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, तो आपको इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये पूरे टेबल का कैसे मैंने क्या बनाया है, ये पूरा हैंड रिटन ऐसे कैसे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहो अच्छे से। और अभी देखो थोड़ा सा दिसंबर तक आप मेंस पर ध्यान दे सकते हो, बट प्री के लिए अपनी नजरें गड़ाए रखो, क्योंकि प्री मतलब फर्स्ट स्टेज है ऑब्वियसली, और अनप्रिडिक्टेबल तो है ही, आपको पता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए, थैंक यू सो मच।